अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल शान बायोलॉजी लेक्चर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो बर वक्त मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका एनाटॉमी और इसका फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है इसको हम रेस्पिरेशन कहते थे। In this process, food molecule, for example glucose, are broken down into simpler compound like carbon dioxide and water with the release of energy. इस प्रोसेस में फूड मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज, वो उसका ब्रेक डाउन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? द सिस्टम इन ह्यूमन दैट टेक्स अप ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन में वो सिस्टम जो जिससे वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करता है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज a series of organs responsible for taking oxygen and expelling कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत से ऑर्गन हैं जैसे कि नोज है, लेरिंक्स है, पेरिंक्स है, ये ट्रेकिया है, लंग्स है, ये सब इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये ऑर्गन है। और ये सब ऑर्गन मिलके एक सिस्टम इसने बनाया है ऑक्सीजन टेकिंग के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए। इसका एनाटॉमी जो है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स है। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स जो है ना वो दो है, इसके दो टाइप्स है, अपर है और लोअर है। अपर में नोज है, पेरिंक्स है, लेरिंक्स है और लोअर में ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है एंड लंग्स है। दूसरा है रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, मेम्ब्रेन लाइनिंग मोस्ट ऑफ द ईयर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूब्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के इनसाइड एक लेयर होता है, उसको हम रेस्पिरेटरी म्यूकोजा कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी ये जो म्यूकस सीक्रेट करता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रिवेंट करता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पहले नोज पढ़ेंगे। नोज डिवाइड हुए हैं, इसमें है एक्सटर्नल लेयर्स है जिसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं। द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज डेट लीड टू द नेजल कैविटी। ये नॉस्ट्रल है, इसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं। ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ नोज है जो हमको नजर आते हैं। नेजल कैविटी, इसके बाद नेजल कैविटी है सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम, सिलिएटेड म्यूकोजा है। इसके नेजल कैविटी में सिलिएटेड म्यूकोजा होता है जो जर्म्स को बाहर एक्सपेल करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जर्म्स से प्रिवेंट करता है और अदर पार्टिकल्स से। पेरिनेजल साइनसेस क्या है? ये हेलो स्पेसिस है, हेल्प वार्म्स एंड मॉइस्चन ईयर। इसका काम है कि वो ईयर को वार्म करे और मॉइस्ट करे। कोंकाई क्या है? ये शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। इसके बाद है फेरिंक्स। फेरिंक्स को हम थ्रोट भी कहते हैं। ये स्केलेटल मसल है, इसका 3 पोर्शन है, नेजोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स है, लेरेंजियोफेरिंक्स है। इसमें ये ऑडिटरी ट्यूब है जो ईयर वाले ट्यूब है, ये मिडिल ईयर वाले, ये ऑडिटरी ट्यूब है। टॉन्सिल्स भी इसमें होते हैं, पेरेंजियल एडिनॉइड्स, नेजोफेरिंक्स, पेलेटाइन में जो होते हैं ओरोफेरिंक्स होते हैं,
पैलेटाइन जो टंसिल्स होते हैं वो ओरोफेरिंक्स में होते हैं, फेरेंजियल जो होते हैं ना और एडिनाइड्स वो नेजोफेरिंक्स में होते हैं। लेरिंक्स क्या है? लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स दो किस्म के होते हैं, एक ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये वोकल फोल्ड है या वोकल कॉर्ड्स है। दो किस्म के होते हैं, एक ट्रू होते हैं, एक फॉल्स होते हैं। जब हवा ट्रेकिया से आता है और इससे टच होता है तो ये वाइब्रेट होता है और एक आवाज पैदा होता है। ग्लॉटिस क्या है? स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड के दरमियान जो स्पेस होते है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, कवर्स द ओपनिंग ऑफ द लेरिंक्स ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। ये इसोफेगस है, ये ट्रेकिया है। जब हम खुराक करते हैं तो यहाँ से फूड आते हैं, ये ट्रेकिया इधर बंद, ये एपिग्लॉटिस इधर बंद होता है और खुराक जो है ना वो इसोफेगस में जाता है, ट्रेकिया में नहीं जाता। फिर ये जब हम खुराक करते हैं तो नवालज हम लेते हैं, वो इसोफेगस तक जाता है तो फिर ये ओपन हो जाता है। ये लेरिंक्स है, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड है, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये एरिटनाइड कार्टिलेज है, ये ट्रेकियल कार्टिलेज है। ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये लेरिंक्स है और फिर ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया क्या है? वाइंड पाइप है, ईयर पैसेज है जिसको हम हवा का नाली कहते हैं। ये 4.5 इंच लॉन्ग ट्यूब होता है फ्रॉम लेरिंक्स टू ब्रोंकाई। लेरिंक्स से ब्रोंकाई तक ये 4.5 इंच लॉन्ग होता है। इसके इर्द गिर्द जो है ना सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। The tracheal cartilage helps support the trachea while still allowing it to move and flex during breathing. ये कार्टिलेज क्या काम करता है? ये ट्रेकिया को सपोर्ट करता है और ईयर मूविंग करता है, इस ईयर मूविंग में हेल्प करता है और फ्लेक्सिंग में हेल्प करता है कि कितना ये फ्लेक्सिबल है। देयर आर जनरली 16, ये 16 to 20 कार्टिलेज होता है। ये हाइलिन कार्टिलेज है, ये ट्रेकिया है, इसके इर्द गिर्द ये हाइलिन कार्टिलेज है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये म्यूकोजा है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो म्यूकोजा को सिक्रेट करता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें ये म्यूकस ग्लैंड्स है। इसको जो खाली जगह है उसको हम ल्यूमन कहते हैं। ये सी शेप कार्टिलेज है ये, और यहाँ पे ट्रेकियल मसल्स होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं ये जो इनर और आउटसाइड ऑफ कार्टिलेज है, पेरिकार्डियम। ब्रोंकाई क्या है? ट्रेकिया डिवाइड होता है तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। पहले जब ये डिवाइड होता है, दो में डिवाइड होता है, उसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड होता है, उसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में कार्टिलेज होता है, इसके इर्द गिर्द कार्टिलेज होता है। इसके बाद ब्रोंकियोल है। जब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ना ये डिवाइड होता है तो ये ब्रोंकियोल बनाता है। ये स्मूथ मसल वाल होता है, इसको हम कहते हैं अल्व्यूलर डक्ट। अल्व्यूलर डक्ट क्या है? माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स है, ये अल्व्यूलर डक्ट्स है और ये हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। अल्व्यूलर सेक्स रिजेंबल क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। ये ग्रेप्स लाइक क्लस्टर होता है, जैसा कि ग्रेप्स होते हैं अंगूर, ये उसी तरह ही होता है। ये अल्व्यूलाई है, ये सब अल्व्यूलाई है। यह गैसेस एक्सचेंज होता है। Alveoli extremely thin walled, million in each lungs, effective in gas exchange. ये alveoli जो होता है इसका थिन वॉल होता है, वन सेल थिन, मिलियंस इन ईच लंग,
हर लंग्स में मिलियन में होता है और ये इसमें गैस एक्सचेंज होता है। ये इसके साथ ये जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलस है, इसके इर्द गिर्द ये कैपिलरीज होता है। ये पल्मोनरी वेन्यूल्स है, वेन है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये पल्मोनरी आर्टरियोल्स है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमको पता है कि हार्ट से जो लंग्स तक आर्टरी जाता है तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेन लंग्स से हार्ट तक आता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लंग्स क्या है? ये मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स दो होते हैं, राइट में 3 लोब्स होता है और लेफ्ट में 2 लोब्स होता है। ईच लंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लंग्स जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एपेक्स, बेस एंड प्लूरा। एपेक्स क्या है? ये एपेक्स है। ये नैरो पार्ट्स जो है ना, नैरो सुपीरियर पोर्शन है। अप अंडर द कलर बोन के नीचे ये होता है, ये कलर बोन यहाँ पर होता है नेक के। बेस, ये बेस है। ब्रॉड इंफीरियर पोर्शन है, ये बेस है, इसका स्पेस ज्यादा है। रेस्ट ऑन डायफ्राम, ये यहाँ पर डायफ्राम होता है और ये डायफ्राम पर ही होता है। प्लूरा क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है जो इस लंग्स को कवर करता है। लंग्स के इर्द गिर्द एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है और जो लंग्स को कवर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। पेरेटल प्लूरा जो है ना वो इनर साइड भी होता है। दो मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें एक पेरेटल प्लूरा है और एक विसरल प्लूरा है। पेरेटल प्लूरा क्या है? लाइंस द वॉल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी के करीब होता है। और विसरल फ्लूरा जो है ना वो लंग्स के करीब होता है। जो लंग्स के बिल्कुल करीब है इसको हम कहते हैं विसरल फ्लूरा। और इसके बाद विसरल फ्लूरा और पेरेटल प्लूरा के दरमियान विसरल फ्लूइड होता है, पेरेटल फ्लूइड होता है। इंट्रा प्लूरल स्पेस जो है ना बिटवीन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स, फ्लूइड रिड्यूस फ्रैक्शन। इंट्रा प्लूरल स्पेस 2 प्लूरा है, इसके दरमियान एक स्पेस होता है जो फ्लूइड से फिल है, इसको हम कहते हैं इंट्राफ्लूरल स्पेस। और ये फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? ये अल्वियोलर वॉल है। इसके इर्द गिर्द क्या है? कैपिलरीज है। ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम कम है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है यहाँ तक। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन कम है कैपिलरीज में। तो अल्वियोलस से ऑक्सीजन कैपिलरीज को जाता है और फिर ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है? द मोस्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन अबाउट 97% इज कैरिड बाय द एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या है? एरिथ्रोसाइट्स जो है ना हम आरबीसी को कहते हैं, रेड ब्लड सेल। ये तकरीबन 97% ऑक्सीजन लेता है, इन विच इट कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? द आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट अंडर हाई कंसंट्रेशन फॉर्मिंग लूज केमिकल कंपाउंड विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट से ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। वाइल सम ऑक्सीजन अबाउट 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिवाइड होता है। ब्लड में क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है
और प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। ये आरबीसी जो है ना ये 97% ऑक्सीजन लेता है और 3% जो है ना वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। दिस ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हीमोग्लोबिन है Hb, इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये हीमोग्लोबिन है कैरीज ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेता है। ये इसका बीटा है, बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, इसमें ये बीटा 1 रिंग है, ये बीटा 2 रिंग है, ये अल्फा 1 रिंग है, ये अल्फा 2 है और ये इसमें हिम है, ये इसमें हिम ग्रुप है। ऑक्सीजन कंबाइन कहाँ होता है? ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन होता है। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेता है तो ये टिश्यू तक जाता है, टिश्यू तक लेता है, वह टिश्यू को देता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये कैसे करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यह फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये टिश्यू के दरमियान जो फ्लूइड है और ये कैपिलरीज है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ तक आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और आरबीसी ये कैपिलरीज में आता है और आरबीसी से कंबाइन होता है। आरबीसी से पहले क्या होता है? आरबीसी पहले ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दाखिल करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ऑक्सीजन सेल्स को जाता है, टिश्यू को जाता है और टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड को देता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो आरबीसी से कंबाइन होके फिर लंग्स तक जाता है। फिजियोलॉजी क्या है? मेजर फंक्शन टू सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करे। इसमें 4 प्रोसेस होता है। एक है पल्मोनरी वेंटिलेशन, एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? एयर अंदर करना और लंग्स से बाहर करना, लंग्स को अंदर करना, लंग्स तक ले जाना और लंग्स से बाहर करना, इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स और ब्लड के दरमियान जो गैस एक्सचेंज होता है इसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। फिर इसके बाद है ट्रांसपोर्ट टू सेल्स, सेल्स तक ये ऑक्सीजन सेल्स तक ले जाना, लंग्स से सेल तक ले जाना। इसके बाद है इंटरनल रिस्पायरेशन, सेल्स में जो रिस्पायरेशन होता है जैसे कि हम प्रोसेस है कि ऑक्सीजन कार्बन से मिलके क्या बनाता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिससे ऑक्सीजन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? वाटर बनता है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कैसे होता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे होते हैं? इसमें मसल्स इन्वॉल्व है, 2 किस्म के, एक है डायफ्राम है और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। जिसे कि हम सांस लेते हैं ये डायफ्राम डोम शेप होता है, डोम शेप होता है तो ये नीचे की तरफ जाता है। ये डायफ्राम जो है ये रिलैक्स है, जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ आता है तो वॉल्यूम कैपेसिटी ज़्यादा होता है। जब ये बाहर जाता है दोनों डायफ्राम नीचे जाता है और इंटरकोस्टल मसल जो है वो बाहर एक्सपेल होता है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लंग्स जो है ना वो ऑक्सीजन लेता है। इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन।
मसल इसमें कंट्रैक्ट होता है, इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज होता है। एक्सपायरेशन फिर क्या होता है, डायफ्राम फिर रिलैक्स होता है, अपनी जगह आता है, और इंटरकोस्टल मसल जो है ना वो फिर से रिलैक्स होता है, तो वॉल्यूम कम होता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो लंग्स पे प्रेशर आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाता है। इसमें डिक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये ईयर जो है ना वो एक्सपेल होता है, एक्सपायरेशन होता है। गैस एक्सचेंज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है ना, इसमें अल्व्यूलर ईयर है, हाइयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें होता है, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इसमें होता है। लंग्स कैपिलरी ईयर, लो अल्व्यूलर ईयर जो है ना हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें हाई होता है, तो इसलिए ये बॉडी को जाता है। लंग्स कैपिलरी ईयर, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए तो ये बाहर जाता है। डिफ्यूजन कैसे होता है, ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अल्व्यूलाई में जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये कैपिलरीज को जाता है, और कैपिलरीज में जो आरबीसी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो कैपिलरीज से ये लंग्स तक आता है, अल्व्यूलाई तक आता है। वॉल्यूम्स ऑफ एक्सचेंज ईयर, इसमें टाइडल वॉल्यूम है। अमाउंट, टाइडल वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ईयर ब्रीथ इन एंड आउट विथ ईच ब्रीथ, हर सांस में जो हम अमाउंट लेते हैं ईयर के और बाहर करते हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जितना अमाउंट हम लेते हैं एक सांस में और जितना हम बाहर करते हैं तो इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर वी कैन ब्रीथ आउट, जैसे कि हम जितना ज़्यादा सांस लेते हैं, जैसे कि हम ब्रॉड कहते हैं, ब्रॉड सांस लेते हैं, उसको हम कहते हैं वाइडल कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन फोर्सिबली एक्सहेल्ड आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम, वो अमाउंट जो हम ज़्यादा एक्सपेल करते हैं इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जिसे हम फोर्सिबल एक्सपायर करते हैं कि ये एक्सपायर हो जाए, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसे कि हम फोर्सिबली एक्सपायर करते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, उसको हम कहते हैं फोर्सिबली ज़्यादा लेंगे, तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Residual volume, the air that remain in the lungs after the most forceful expiration. Residual volume वो है जो हम सांस लेते हैं और फिर बाहर करते हैं, तो कुछ एयर लंग्स में होता है, वो बाहर नहीं आता, तो इसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन कहाँ से होता है, इसका सेंटर है पोन्स एंड मेडुला। ये ब्रेन्स में पोन्स और ये पोन्स है, और ये क्या है, ये मेडुला है। इससे ये कंट्रोल होता है, चेंज द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। इससे ये जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है, तो यहाँ से कंट्रोल होता है। टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग, इसमें इप्निया है, हाइपर वेंटिलेशन है, हाइपोवेंटिलेशन है, डिस्पनिया है, आर्थोपनिया है, एपनिया है, चेन स्ट्रोक रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेटरी अरेस्ट है। इप्निया क्या है, नॉर्मल रिस्पायरेटरी के जो है ना, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी रेट जो नॉर्मल है, इसको हम इप्निया कहते हैं। हाइपर वेंटिलेशन, रैपिड एंड डीप रिस्पायरेशन, जैसे कि हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और डीप सांस लेते हैं, गहरा सांस लेते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। हाइपो वेंटिलेशन, स्लो एंड शैलो रिस्पायरेशन, जैसे कि हम स्लो सांस लेते हैं
जो सांस जाता है ना आता है उसको हम कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। डिस्पनिया क्या है? डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में जो डिफिकल्टी होता है, सांस में मसला होता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्पनिया। और तुपनिया क्या है? डिस्पनिया रिलीव्ड बाय एन अपराइट पोजीशन, जब डिस्पनिया अपराइट पोजीशन को जाता है इसको हम कहते हैं अर्थोपनिया। एपनिया अर्थोपनिया जो है ना, ये डिस्पनिया का एक टाइप्स है। एपनिया क्या है? ब्रीथिंग स्टॉप्स कंप्लीटली फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। एपनिया में ये होता है कि ये ब्रीथिंग जो है ना वो कंप्लीटली स्टॉप होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चेन स्टॉक रिस्पायरेशन, सीरीज ऑफ साइकिल ऑफ एपनिया एंड हाइपरवेंटिलेशन। जो एपनिया है और हाइपरवेंटिलेशन दोनों एक जगह होता है, तो इसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है चेन स्टॉक रिस्पायरेशन में कभी सांस एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुक जाता है और कभी हाइपरवेंटिलेशन जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू होता है। रिस्पायरेटरी अरेस्ट क्या है? अरेस्ट क्या है? फेलियर टू रिसीव ब्रीथिंग आफ्टर ए पीरियड ऑफ एपनिया। जब एपनिया होता है और ये अपने पीरियड ऑफ टाइम से ज़्यादा होता है तो रिस्पायरेटरी अरेस्ट होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम फेल होता है।